नमस्कार। अभ्यास की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में बात कर चुके थे आवेशों के गुणधर्म के बारे में। ठीक है, पहला हमने पढ़ा था कि समान आवेश, देखो समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण, क्या करते हैं, प्रतिकर्षण। ठीक है, तो अगर हम बात करें असमान आवेश, असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण। हमने आवेशों की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। आवेशों का गुणधर्म, पहला गुणधर्म था कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित, यानी कि जो लाइक चार्जेज हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट। जैसे प्लस प्लस, माइनस माइनस, तो ये चार्जेज एक दूसरे को रिपल करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। समान आवेश है, और यदि असमान आवेश है प्लस और माइनस, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। सेकंड था कि आवेश योज्यता नियम का पालन करता है। आवेश योज्यता नियम का पालन करता है, ये हम पिछली वीडियो में बता चुके थे कि आवेश योज्यता नियम का पालन कर सकता है। नेक्स्ट है आवेश निश्चरता। आवेश निश्चरता नियम का पालन करता है। आवेश का निश्चरता क्या है कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा आवेश की गति पर निर्भर नहीं करती, अर्थात जितना आवेश किसी वस्तु में विराम अवस्था में रहता है उतना ही आवेश कौन सी अवस्था में रहेगा, गतिशील अवस्था में, अर्थात Q गतिशील बराबर लिख रहे थे Q स्थिर। ये अपन ने कह दिया था कि आवेश की निश्चरता के अनुसार किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा उस वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात जितना आवेश स्थिर अवस्था में उतना ही गतिशील अवस्था में है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट गुणधर्म था हमारे पास आवेशों का क्वांटीकरण। आवेश क्वांटीकरण नियम का पालन करते हैं। लास्ट हम इसकी बात करते हैं कि आवेश किसका पालन करते हैं, क्वांटीकरण नियम का पालन करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने कहा था कि आवेश क्वांटाइजेशन लॉ क्या है। तो आवेश के अगर हम क्वांटाइजेशन लॉ की बात करें, आवेश का क्वांटीकरण नियम, तो आवेश का क्वांटीकरण कहता है Q बराबर एन, यानी किसी भी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा है वो सदैव इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होती है, अर्थात Q बराबर एन। जहां पर n तो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n तो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या। और हम बात करें ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम, ये हम बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एन की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से पाई जाती है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास आवेशों का क्वांटाइजेशन लॉ, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश मिलेगा वो हमेशा आवेश मिलेगा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में। जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि निम्न में, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से वस्तु पर कौन सा आवेश संभव नहीं है, जैसे आपको ऑप्शन में मिलेगा 3E, ऑप्शन बी -5E, ऑप्शन सी ये मिल गया 10E, और एक मिलेगा ऑप्शन 5/2E। यानी आपको निम्न में से वस्तु पर कौन सा आवेश संभव नहीं है, और हमने कहा था कि किसी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा वो इलेक्ट्रॉन ई का पूर्ण गुणज मिलेगी। पूर्ण गुणज का मतलब जैसे 1E 2E 3E 4E -E -2E -3E, इस प्रकार से मिलेंगे। यहाँ पर हम अगर ऑप्शनों को देखें तो देखो 3E ई का पूर्ण गुणज है, पॉसिबल है, ये सही है। -5E ई का पूर्ण गुणज है, ये सही है। 10 ई ये सही है। 5/2 ये इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज है। तो ऑप्शन कौन सा आवेश संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारे पास आवेश संभव नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास आवेशों के क्वांटीकरण की बात की। ठीक है, इसके बाद हमने आवेशों के क्वांटीकरण से पहले पढ़ने एक पढ़ा था
घर्षण वैद्युत। तो घर्षण वैद्युत और आवेशों को क्वांटिगत करके किस प्रकार से क्वेश्चन बनाएगा, वो क्वेश्चन अपन को देखना है। देखिए जरा, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वेश्चन है ये वाला कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम से 7 कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया जाता है, तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए और क्या ऊन से पॉलीथीन पर सनहती का स्थानांतरण हुआ है। हमसे कह रहा है कि हमारे पास कोई पॉलीथीन है, उसको हमने किसी फाइबर ऊन से रगड़ा है, तो ऊन से पॉलीथीन पर कितना चार्ज गया है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम ऋणावेश है। तो जब हमने घर्षण वैद्युत की व्याख्या की थी, आपको बताया था कि जब दो वस्तुओं को हम घर्षण कराते हैं, एक वस्तु है ए, एक वस्तु है बी, जब दो वस्तुओं को घर्षण कराते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दान करती है उस पर धनावेश, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश आता है। इसका मतलब साफ है कि जो वस्तु धनावेशित है उससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन दान करेगा, उस पर उतने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, और जो ऋणावेशित है उस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो उसने यही तो पूछा है कि ऊन से रगड़ने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, तो पॉलीथीन पर कितना आवेश गया है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश गया है। तो क्या कितना इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर गए हैं, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा पूछा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में सनहती यानी कि द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। हम ये जानते हैं, देखो ये देखा रखा हमारे पास, ये ऊन है और ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार जा रहा है, तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है एमई, वो होता है 9.1 × 10⁻³ kg। जब हमने घर्षण वैद्युत पढ़ाया था तो बताया था कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से घर्षण कराते हैं, फ्रिक्शन कराते हैं, तो उन दोनों ही वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दान करती है वो धनावेशित, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणावेशित हो जाती है। धनावेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन गया है, इसीलिए इसके मास में, द्रव्यमान में क्या होती है, कमी, और ऋणावेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आया तो द्रव्यमान में क्या होती है, इसमें वृद्धि। तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं तो द्रव्यमान में कमी या वृद्धि जरूर होती है। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन हल करेंगे, तो हमको दे रखा है आवेश Q बराबर दे रखा है Q बराबर है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, ये आवेश दे रखा है। अब सुनिए, ये ऋणावेश है, तो ऋणावेश का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पे आए हैं। हम जानते हैं क्वांटीकरण नियम से, तो क्वांटीकरण नियम से होता है Q बराबर NE, तो N बराबर आएगा Q/E। अब Q का मान दे रखा है 3 × 10⁻⁷, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है E, वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। जब इसको यहाँ रखेंगे 3 × 10⁻⁷ बटे 1.6 × 10⁻19 कूलाम, इसको जब हल करते हैं, तो हल अपन करेंगे तो ये आएगा 13 अपॉन कितना, देखो इसको हल करते, पॉइंट हटाओ, 13/16 × 10 की पावर, ये -7 और ये हो जाएगी +19। ये 2 से काटो, 2 2 ये कटेगा 15, ये 8, 10⁻15। जब भाग देंगे, देखो 8 एकम 8, फिर कितना बचेगा 7 पॉइंट, ये हो गए 70, 8 8 64, कितने बचेंगे 6, 8 7 56 और 8 5 40। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें तो 1.875 × 10⁻12, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऊन से पॉलीथीन पर 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। ये पहले का जवाब है। अगर हम दूसरे की बात करें तो वो कह रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ है, यानी कि फाइबर से पॉलीथीन पर क्या मास का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1, तो हम लिखेंगे हाँ, ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ है। कितना हुआ है ये अपन को कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, इधर देखो, ये हमारे पास रहा कि डेल्टा M बराबर, तो डेल्टा M बराबर आएगा N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू में ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻−31 kg, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जितने हैं उनसे गुणा कर दो, तो हमने लिखा 1.875 इंटू 10 की पावर कितना 12, और 1 इलेक्ट्रॉन का मास 9.1
इंटू 10 की पावर -31 kg, तो 1.875 गुणा 9.1 गुणा 10 की घात माइनस कितनी 19। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जब 9.1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 17.0625 गुणा 10 की घात -19 कूलम। 31 में से 12 जाएंगे -19 कूलम, केजी ये होता है भाई। यानी कि इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ है 17.0625 गुणा 10 की घात 19। 10 की घात 19 बहुत कम है, इसलिए इसको हम गणना की दृष्टि से नगण्य मान देते हैं। बात ही बताई थी मैंने आपको कि घर्षण विद्युत की प्रक्रिया में एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन के कारण द्रव्यमान का स्थानांतरण तो होता है, लेकिन उस द्रव्यमान के स्थानांतरण को कितना हुआ है उसको अपन नगण्य मान के छोड़ देते हैं। प्रायोगिक रूप से तो ये बात सही है। पहला सवाल है, ये एक एग्जाम में और सवाल है। मिलिकन ने अपने तेल बिंदु प्रयोग में यह पाया कि किसी वस्तु पर -6.4 गुणा 10 की घात -19 कूलम आवेश है, तो बताइए इस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं। पहली बात तो ये कि मिलिकन ने ये पाया कि जब हम किसी तेल बिंदु प्रयोग में कि किसी वस्तु पर हमें कितना आवेश पाया गया है -6.5 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो एक बात तो फिक्स हो गई कि अगर माइनस का आवेश वस्तु पे आया है तो वस्तु ने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, ग्रहण किए हैं। कितने ग्रहण किए वो पूछा है, तो हम कौन सा नियम लगाएंगे, क्वांटीकरण नियम से। देखो क्वांटीकरण नियम से, तो क्वांटीकरण नियम से Q बराबर कितना होता है एनी। तो पहले अपन को दे रखा है कि Q बराबर दे रखा है, Q इज इक्वल टू कितना है -6.4 गुणा 10 की घात -19 कूलम। हम गणना कर रहे हैं, माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन उस पर आए हैं। तो कितना आवेश कितना है 6.4 गुणा 10 की घात -19 कूलम क्वांटीकरण नियम से। तो क्वांटीकरण नियम होता है Q बराबर NE। तो यहाँ से N बराबर, तो N इज इक्वल टू आएगा Q/E। Q का मान रख रहे हैं 6.4 गुणा 10 की घात -19 और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ये कैंसिल, पंच पॉइंट हटेगा, 16 चौको 64। तो यानी कि N इज इक्वल टू आएगा 4। तो यानी कि इस प्रयोग में उस वस्तु पर जिस पर आवेश था -6.4 गुणा 10 की घात -19 कूलम, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं। अब इसके बाद देखो ये बात है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान मिलिकन ने अपने तेल बिंदु प्रयोग से याद किया कि मिलिकन ने अपने तेल बिंदु प्रयोग से बताया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। एक और बात जो नोट करके याद करनी है वो ये है कि बिना द्रव्यमान के, यानी कि बिना द्रव्यमान के, देखो हम ये कह सकते हैं कि बिना द्रव्यमान के हम आवेश की कल्पना नहीं कर सकते। यानी यदि किसी वस्तु पर आवेश है तो उसमें द्रव्यमान होना जरूरी है, यानी कि बिना द्रव्यमान के आवेश की कल्पना नहीं की जा सकती। परंतु इसका विलोम बिल्कुल सही नहीं है कि अगर किसी वस्तु पे द्रव्यमान हो उस पर आवेश भी हो, जरूरी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई वस्तु आवेशित है तो उस पर द्रव्यमान होना जरूरी है। जैसे प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पर आवेश प्लस का ही है, तो उसका मास होता है 6.67 गुणा 10 की घात -27 kg। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है -E, तो उसका द्रव्यमान है 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg। अगर कोई वस्तु आवेशित है तो उस पर द्रव्यमान होना जरूरी है, लेकिन अगर किसी वस्तु पर द्रव्यमान है उस पर आवेश हो ऐसा कतई भी जरूरी नहीं है। जैसे प्रोटॉन, जैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.67 लगभग 8 गुणा 10 की घात -27 kg के समथिंग है। प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। तो इस पे देखो द्रव्यमान तो है लेकिन न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 0। तो यही बात लिख रही है, यहाँ लिख रहा है कि बिना द्रव्यमान के आवेश की कल्पना नहीं की जा सकती। अर्थात आवेशित कण पर द्रव्यमान होता है, परंतु किसी वस्तु पर आवेश हो
तो जरूरी नहीं उस पर द्रव्यमान भी पाया जाए। क्या कहा हमने कि अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो उस पर द्रव्यमान होना जरूरी है, लेकिन अगर किसी वस्तु पे द्रव्यमान है उस पर आवेश हो भी सकता है और नहीं भी, ये कोई आवश्यक नहीं है। तो ये अपन ने बात करी किसकी, क्वांटाइजेशन लॉ की। ठीक है, तो अपन ने चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज कर ली हैं। सारी प्रॉपर्टीज के बाद एक प्रॉपर्टी होती है, आवेश जो है वो संरक्षण नियम का पालन करता है। इसका पालन करता है संरक्षण नियम का। अच्छा, आवेश संरक्षण नियम क्या है वो देख लो। अगर हम बात करें, देखो, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश संरक्षण नियम। तो आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। आवेश संरक्षण नियम कहता क्या है वो सुनिए। आवेश संरक्षण नियम से ये कहता है, देखो, कि इस नियम के अनुसार किसी भी विलगित निकाय का आवेश सदैव नियत रहता है। अर्थात ना तो हम आवेश की उत्पत्ति कर सकते हैं और ना ही आवेश को हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। केवल आवेश को इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अर्थात ना तो हम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अर्थात ना तो हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे कहते हैं आवेश संरक्षण नियम। यानी कि आवेश संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है या नियत रह सकता है। अर्थात ना तो आवेश की उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है, केवल आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर भेजा जा सकता है। यानी देखो, इस नियम के अनुसार विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। अर्थात आवेश की ना तो उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है, केवल आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। देखो, अगर हम बात करें तो जितनी भी हमारे पास, अगर हम बात करें कि आवेश संरक्षण, जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं हैं, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सारी की सारी आयनिक अभिक्रियाएं आवेश संरक्षण नियम का पालन करती हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है NaCl, देखो NaCl, जब इसको अपन तोड़ेंगे तो ये बनेगा Na+ और ये बनेगा Cl-। यहाँ देख सकते हैं ये NaCl की क्रिस्टल संरचना है जो दिखा रखी है आपको कि NaCl, जब NaCl इस फॉर्म में तो उस पर टोटल चार्ज कितना है, 0। लेकिन जब उसका वियोजन होता है तो वियोजन पर Na+, तो यानी कि यहाँ पर टोटल चार्ज आएगा Na पर तो होता है प्लस का ई, फिर ये प्लस, और Cl पर क्या होता है, माइनस का ई। क्या होता है, माइनस का ई। तो टोटल चार्ज कितना, 0। तो जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, सारी की सारी आयनिक अभिक्रियाएं आवेश संरक्षण नियम का पालन करती है। जैसे यहाँ पे Na है, ये नमक, NaCl, तो प्लस चार्ज। दूसरा, जितनी भी इसके अलावा और भी अभिक्रियाएं हो सकती हैं आयनिक, जैसे हम बात करें HCl, अगर HCl की बात करें तो ये आएगा H+ और Cl-। तो यहाँ पे भी देखो इसका टोटल चार्ज कितना है, 0। अगर हम इस पे बात करें टोटल, तो H ही पर है प्लस का ई और इस पर है माइनस का ई, तो टोटल चार्ज कितना आएगा, 0। तो ये हमारे पास अभिक्रिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, करते हैं जितनी भी नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, सारी की सारी नाभिकीय अभिक्रियाएं भी आवेश संरक्षण नियम का पालन करती हैं। जैसे देखो यहाँ लिख रहा है कि नाभिकीय अभिक्रियाएं भी आवेश संरक्षण नियम का पालन करती है। जैसे है 0N1, जब न्यूट्रॉन, देखो न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन का निर्माण जब नाभिक में होता है तो न्यूट्रॉन का जो औसत उम्र होती है वो होती है लगभग 17 मिनट, यानी कि लगभग 1000 सेकंड के आसपास। यानी कि ये जो न्यूट्रॉन है वो 17 मिनट या 1000 सेकंड के बाद टूटता है। और टूटता किस में है, ये नाभिक के भीतर का प्रोसेस है कि जब न्यूट्रॉन 0N1 की अभिक्रिया होती है तो एक तो बनाता है प्रोटॉन 1, एक तो क्या बनता है इसमें, प्रोटॉन, एक तो बनता है प्रोटॉन 1H1 जिसको अपन कहते हैं P, प्लस एक बनता है -1E0 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो जब हम बात करें तो न्यूट्रॉन पर टोटल चार्ज कितना है, 0। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का ई, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस का ई, तो टोटल आवेश कितना है, 0। तो ये नाभिक के भीतर होने वाली अभिक्रिया है। अर्थात जो न्यूट्रॉन होता है वो हर 17 मिनट के बाद एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। ये जो प्रोसेस होता है ना, ये रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय, कि आवश्यकता पड़ने पर न्यूट्रॉन टूटता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, और फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस किस में
बनता है न्यूट्रॉन में। अगर हम बात करें, एक बात और है कि जब भी न्यूट्रॉन का विखंडन होता है तो न्यूट्रॉन नाभिक के भीतर पाया जाता है। न्यूट्रॉन कहाँ मिलेगा? देखिए, अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन मिलता है नाभिक के भीतर। नाभिक के भीतर मिलता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जब न्यूट्रॉन का विखंडन होता है तो ये प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में बनता है। जब ये टूट जाता है इलेक्ट्रॉन, तो हम जानते हैं नाभिक के भीतर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन विद्यमान रह सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विद्यमान नहीं रह सकता। इसीलिए जब जो अधिक जो भारी नाभिक होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, हर 17 मिनट के बाद जब न्यूट्रॉन का विखंडन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उत्पन्न करता है। तो प्रोटॉन तो नाभिक में रह सकता है, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन या तो ऊर्जा ग्रहण करके नाभिक से बाहर आ जाएगा, क्योंकि नाभिक के बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व संभव होता है, या तो बाहर आ जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर आता है तो उसे कहते हैं बीटा क्षय, बीटा डीके बोलते हैं उसे। और यदि ये नाभिक से बाहर नहीं आ पाता तो वापस प्रोटॉन के साथ अभिक्रिया करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूट्रॉन में। ये हमारे पास आवेश संरक्षण की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट देखो, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करें तो यूरेनियम 9238, ठीक है, जब इसका विखंडन होता है तो ये टूटता है 90, थोरियम 234 प्लस एक बनता है 2He4। ये नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया। इसमें देखो हम जानते हैं आवेश जो निर्भर करता है वो करता है इलेक्ट्रॉन पर, और जितना किसी तत्व में परमाणु क्रमांक होता है उसमें ही उतने ही पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो Q बराबर आता है 90E, क्या आता है इसमें? 92E। इसमें 92 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश। अगर यहाँ पे बात करें तो Q इजिकल टू, यहाँ पे तो है 90 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और यहाँ पर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ टोटल करेंगे Q बराबर आएगा 92, 92 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे देखें तो ये कितना आएगा? ये भी 92। तो देख लो जितनी भी नाभिक अभिक्रियाएं हैं वो सारी की सारी अभिक्रियाएं आवेश संरक्षण नियम का क्या करती हैं? पालन करती हैं। इस प्रकार हमारे पास आवेशों की प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। आवेश की प्रॉपर्टी क्या है? समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान आवेश क्या करते हैं? आकर्षित। आवेश योज्यता नियम का पालन करता है। क्या होता है वो अपने पढ़ा दिया। आवेश क्वांटिकरण नियम का पालन करता है, आवेश निश्चरता नियम का पालन करता है, और आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। इतनी बात अपन ने करी। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ जो अपन को याद रखनी है। वो बात ये है कि अगर हमारे पास कोई आवेश है, यह है आवेश, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आवेश। तो देखो अगर आवेश स्थिर अवस्था में है, अगर आवेश कौन सी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है, तो यह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो यह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। यदि आवेश नियत वेग से गतिशील है, यदि आवेश नियत वेग से गतिशील है तो यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यदि आवेश त्वरित है, या इसको कह सकते हैं अनियमित वेग से गतिशील है, तो यह विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया कि यदि आवेश गतिशील है तो क्या होगा। ऑप्शन में मिला कि केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आवेश गतिशील है और उसमें दिया नहीं है नियत है या त्वरित है, और ऑप्शन में था विद्युत, तो यार ये ऑप्शन आएगा कि जब आवेश गतिशील है तो वह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जब आवेश केवल स्थिर है तो केवल एक उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र, और जब आवेश त्वरित है या अनियमित वेग से गतिशील है तो वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्पन्न करता है। हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई चार्ज स्टेशनरी है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर कोई चार्ज
कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और अगर कोई भी चार्ज एक्सेलरेट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन नहीं कर रहा है, तो वो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारे पास चार्ज आवेश क्या है, घर्षण वैद्युत अपन ने पढ़ा, आवेश की प्रॉपर्टीज अपन ने कर ली। जब नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे तो वहां पे हम करेंगे आवेश उत्पन्न करने की विधियां। एक तो अपन को आवेश उत्पन्न करने की विधियां पढ़नी है कि आवेश उत्पन्न करने की विधियां हैं। आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियां हैं, घर्षण, चालन और प्रेरण। उसके बाद पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम पर आधारित क्वेश्चंस करने हैं। और कूलाम के नियम के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे कूलाम के नियम की महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। थैंक यू।